तो हेलो दोस्तों। आज हम लोग जैसा कि आपसे बताया गया था कि हम लोग जो है एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी की जो सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है, तो उसको हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसका हमने फर्स्टली जो है हमने क्या किया, हिस्ट्री को उठाया है। और हिस्ट्री का आपका क्या होगा कि एक एक चैप्टर ऐसे करके एक चैप्टर्स कंप्लीट होगा। उसके बाद आपकी वीडियो क्या है अपलोड कर दी जाएगी ऐसे करके। ठीक है, तो ऐसे फिर आपकी जब हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद क्या है कि आपकी फिर ऐसे जियोग्राफी स्टार्ट कर दी जाएगी, ऐसे पॉलिटी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद क्या है आपके इकोनॉमिक्स से स्टार्ट कर दिया जाएगी। फिर ऐसे साइंस भी आप कहेंगे तो साइंस हो जाएगा। उसके बाद नहीं तो जो है और सारे सब्जेक्ट सोसाइटी और आर्ट एंड कल्चर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और तो ऐसे सीक्वेंसली आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो चलिए जो है स्टार्ट करते हैं। तो है क्या है कि फर्स्टली आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है कि कैसे कॉन्सेप्चुअल चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है आपको एनसीईआरटी से, क्योंकि एनसीईआरटी बेसिकली आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करती है। ठीक है, उस तरीके से कैसे आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। तो फर्स्टली क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या है कि चैप्टर का नाम है, फर्स्ट चैप्टर है, इसका नाम क्या, कब, कहाँ और कैसे। क्योंकि क्यूरियोसिटिकल चैप्टर क्यूरियोसिटी पैदा करता है कि बच्चों क्या, कैसे, कब, कहाँ। ठीक है, पहला क्या रसीदा का सवाल है। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले वह सोचने लगी कि यह कैसे जाना जा सकता है, ये कैसे जान सकते हैं कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। उसके दिमाग में क्या है, क्यूरियोसिटी बनी कि कैसे जान सकते हैं। फिर आते हैं आगे चलते हैं कि कैसे पता लगाएं। ठीक है, यह जानने के लिए कि कल क्या होता, कल क्या हुआ था, उसको जानने के लिए तो आप क्या कर सकते हैं कि आप फर्स्टली क्या है रेडियो सुन सकते हैं। उसके बाद क्या है टेलीविज़न देख सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं। लेकिन पिछले साल क्या हुआ था, पिछले साल क्या हुआ था, इसको जानने के लिए आप क्या कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या करते हैं, किसी ऐसी ऐसे व्यक्ति से आप बात करेंगे जो उस समय उस स्मृति को देखा, उसने देखा उस टाइम उस घटना को। लेकिन आप इसके बारे में सोचिए बहुत पहले क्या हुआ था, आप कैसे जान सकते हैं इसके बारे में। तो आगे चलते हैं कि इसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे वो लोग क्या खाते थे, कपड़े कैसा पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। ठीक है, हम आखिर तक यानी शिकारी, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि बच्चे कौन सा खेल खेलते थे। ठीक है, कौन सी कहानियां सुना करते थे वहाँ उस टाइम के बच्चे, और कैसे नाटक देखा करते थे उस टाइम के लोग, और फिर कौन सी गीतें गाते थे। ये सब चीज़ें क्या है हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात होगी कि हम कैसे जान सकते हैं, तो वो आगे चल के देखते हैं कैसे जान सकते हैं। तो अब यहाँ आती बात आती है कि लोग कहाँ रहते थे, लोग कहाँ रहते थे। यहाँ आता है कि फर्स्ट नर्मदा नदी। अब नर्मदा नदी का पता लगे तो नर्मदा नदी आप देखेंगे यहाँ जो है मैप में आपकी नर्मदा नदी कहाँ पे है, नर्मदा नदी यहाँ पे आपको दिखेगी। ठीक है, ठीक है, ये विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं, क्योंकि यहाँ भी देख लीजिए। और एक किरथर और सुलेमानी चीज़ें जो है आपको अभी दिखेंगे तो आपको फिर से करना पड़ेगा, इससे आप यहाँ देख लीजिए। ठीक है, अब क्या है जो नर्मदा नदी है, यहाँ कई लाख पहले लोग इसी नदी के तट पर रहते थे, नदी के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों के कुछ कुशल संग्राहक थे। ठीक है, कुशल संग्राहक मतलब क्या होता है कि आसपास के जंगलों की की विशाल संपदा से वो परिचित थे और अपने भोजन के लिए वो जड़ों, फलों तथा अन्य उत्पादों से यहीं से संग्रह किया करते थे। ठीक है, वो जानवरों के आखेट यानी शिकार करते थे। यानी कि ये भोजन के रूप में क्या है कि वो लोग क्या करते थे, शिकार करते थे। बेसिकली क्या करते थे, शिकार करते थे। ठीक है, और अब आगे चलते हैं। अब आप लोग क्या है उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगे, यानी कि सुलेमान किरथर। तो ये देखिए सुलेमान ये है और ये क्या है किरथर है। ठीक है, यहाँ कुछ ऐसे क्षेत्र स्थान है जहाँ पर 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया है। यहाँ के जो हमारे क्षेत्र है, यहाँ पे जो है लगभग 8,000 वर्ष पूर्व, ठीक है, लोगों ने क्या किया, गेहूं और क्या है जौ उपजाना स्टार्ट किया। ठीक है, जौ उपजाना स्टार्ट स्टार्ट किया, दो फसलें। और उन्होंने पशुपालन भी, यानी कि उन्होंने पशुपालन भी स्टार्ट किया। ठीक है, पशुपालन में कौन सा पशु पशु सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट के भेड़ फिर पालते थे लोग। उसके बाद फिर बकरी पालते थे। ठीक है, उसके बाद क्या है गाय पालते थे। ठीक है, उसके बाद बैल भी पालते थे जो है खेती करने के लिए। पशु और
पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया उस टाइम पे। और ये गाँव में रहते थे, लेकिन ये लोग कहाँ हैं, ये लोग जो यहाँ पर रहते थे ये क्या करते थे, ये गाँव में रहते थे। और अभी आपने देखा था कि जो नर्मदा नदी के पास लोग थे वो नदी के तट पर रहते थे, तट पर, लेकिन यहाँ के लोग कहाँ रहते थे, गाँव में रहते थे। ठीक है, ये बेसिकली डिफरेंस है इन दोनों के बीच। अब देखिए आगे चलते हैं, इसमें लिखा है कि आप उत्तर पूर्व के गारो मध्य भारत में स्थित विंध्य पहाड़ियों का पता लगाएं। अब विंध्य पहाड़ियाँ थोड़ा सा नीचे करके आप दिखा देते हैं कि विंध्य पहाड़ियाँ देखिए यहाँ पे लगभग आज के मध्य प्रदेश के विंध्य पहाड़ियाँ स्थित है। तो यहाँ का विंध्य पहाड़ियों का पता लगाएं। इसमें ऐसे स्थान जहाँ पर कृषि का विकास हुआ, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, कृषि का क्या हुआ, विकास हुआ। यहाँ पर सबसे पहले चावल उपजाया गया, यानी कि जो हमारे साक्ष्य हैं उसके हिसाब से पता चलता है कि यहाँ पर सबसे पहले जो है चावल उपजाया गया। ठीक है, और उसके बाद ये उत्तर में स्थित थे। ठीक है, अब जैसे मानचित्र में सिंध नदी उसकी सहायक नदी है, सिंध नदी उनकी सहायक नदी, देखिए सिंध नदी कहाँ है आपकी, देखो ये सिंध नदियाँ ये हैं, ये आपकी ये सिंध नदियाँ। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ ये सारी हैं। सहायक नदियाँ क्या करती है, एक नदी दूसरे में मिल जाती है। तो ये जो आपकी नदियाँ दिख रही हैं, ये सब ये नदियाँ दिख रही हैं आपकी, ये क्या है, ये सहायक नदियाँ हैं, यानी कि सिंधु नदी। ठीक है, इसी को सहायक नदियाँ बोलते हैं। अब आगे चलते हैं, अब पता लगाने का प्रयास करें। आप देख ही लिए। और जो एक बड़ी नदी मिल जाती है, ठीक है, जो सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं, जो उनकी छोटी छोटी नदियाँ होती हैं नदियों में मिल जाती हैं, उनको सहायक नदियाँ बोलते हैं। अब यहाँ क्या है, 27 यानी कि 47 ईसा पूर्व नदियों के किनारे कुछ जो आरंभिक नगर फले फूले, यानी कि जो हमारी सिंधु नदियाँ थी उनके जो है जो किनारे किनारे थे, तो यहाँ पर क्या है, इसके तट के किनारे किनारे क्या है, कुछ आरंभिक नगर फले फूले। और गंगा सहायक नदियों के किनारे भी समुद्री तटीय इलाकों में नगरों का विकास हुआ। लेकिन यहाँ पर विकास कब हुआ, यहाँ पर देखो सिंधु नदी के पास विकास कब हुआ था, यहाँ देखिए, ये देखिए पहले आप, ये आपकी गंगा नदी है। ठीक है, ये आपकी गंगा नदी है। ठीक, अब ये आपकी जो गंगा नदी है इसके पहले यहाँ क्या है, 2500 क्या है, देखो यहाँ पे ये आपकी हो गई, सॉरी ये ये देखिए, ये आपकी, ये क्या है, ये आपकी है गंगा नदी। ठीक है, और ये आपकी सिंधु नदी। ठीक है, यहाँ पे जो है नगरों का आरंभिक नगर का विकास कब हुआ, 4700 वर्ष पहले। लेकिन आपके यहाँ पे क्या है, 2500 वर्ष ईसा पूर्व, यानी कि बीसी। अभी आपको समझा देंगे बीसी क्या होता है। ठीक है, यहाँ बीसी। ठीक है, यहाँ पे नगर जो है 4700 वर्ष पूर्व जो है ईसा पूर्व के पहले हुए, और यहाँ पे 2500 ईसा पूर्व। ठीक है, अभी इसके कॉन्सेप्ट समझाएंगे आपको क्या है ईसा बीसी और ईसा पूर्व। ठीक है, उसके बाद क्या है, गंगा नदी की सहायक नदियां, यानी सोन नदी। सोन नदी, सोन नदी जो है गंगा दक्षिण के, जो गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास के क्षेत्र में प्राचीन जो है हमारा, प्राचीन जो काल में जो मगध है, यानी कि मगध वर्तमान का जो बिहार है नाम से जाना जाता है, इसके बहुत सारे शख्स थे। यानी कि ये देखिए, यानी जो हमारी सोन नदी है, सोन नदी ये देखिए, ये जो हमारी सोन नदी है। ठीक है, यहाँ पर जो है बहुत शक्तिशाली जो है राजा हुआ करते थे, तो उन्हीं के बारे में जो यहाँ पे उल्लेखित किया गया है। तो वर्तमान में जाना जाता है, बिहार के नाम से जाना जाता है। इसकी बहुत सारे शख्सियत हुआ था, उन्होंने एक विशाल राज्य को स्थापित किया। मगध साम्राज्य जो है बहुत फेमस है जो हमारे महाजनपद काल में। ठीक है, तो देश के अन्य हिस्सों से भी राज्यों को स्थापित किया गया। ठीक है, अब यहाँ कुछ देखिए, बगल में कुछ लिखा है, मानचित्र 1 में दक्षिण आधुनिक भारत और पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और अफगान इत्यादि, चीन, म्यांमार और आदि पड़ोसी देश को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक छोटा सा महाद्वीप का छोटा सा हिस्सा है। ये दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है। ठीक है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया के समुद्रों और पहाड़ियों तथा पहाड़ों के बट जाने के कारण इसे प्रायद्वीप यानी कि उपमहाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक छोटे से हिस्से के एक दूसरे हिस्से की यात्रा की। ठीक है, कभी कभी क्या है कि हिमालय जैसे ऊंचे पहाड़ों पे और पहाड़ियाँ, रेगिस्तान, नदियाँ, समुद्रों तथा अन्य जोखिम भरी होती थी। जो हमारी यात्राएं होती थी बहुत जोखिम, पहाड़ियों की जो है, पहाड़ी पे होता था, रेगिस्तान में जो है चीज़ें बहुत दुविधा हो जाती थी चीज़ों को सस्टेन करना, नदियों को पार करना भी बहुत ज़्यादा दुविधापूर्ण हो जाता था। इस हिसाब से जो है फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी कभी काम की तलाश में वो प्राकृतिक आपदाओं के कारण तथा एक दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कभी कभी उन्होंने एक दूसरे के क्षेत्र को विजय हासिल करने के लिए भी जाती थी। इन्होंने अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में, यानी कि क्या है, इसके अतिरिक्त व्यापारी
कभी काफिलों में तो कभी जहाज में अपने आप को मूल्यवान वस्तुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। व्यापारी जो थे एक स्थान से दूसरे स्थान जो है चीज़ों को लेकर जाया करते थे, हिसाब से भी जाया करते थे। धार्मिक गुरु जो है शिक्षा देने के लिए गाँव-गाँव अर्थात दूसरे-दूसरे गाँव और कस्बे-कस्बे एक दूसरे जाया करते थे शिक्षा देने के लिए। आज तो जो है आप लोगों के पास स्कूल, यूनिवर्सिटी हो गई है, लेकिन पहले क्या था कि शिक्षा के लिए तथा सलाह देने के लिए एक दूसरे के लिए गाँव-गाँव में जाया करते थे, कस्बे-कस्बे में जो जाकर लोग पढ़ाया करते थे, जो हमारे धार्मिक गुरु थे। कुछ लोग रोचक स्थानों को खोजने तथा चाह में, दिल उत्सुकता में भी, बोल लो जैसे आजकल होता है, बोल लो कि हॉबी है ट्रैवलिंग, तो उसी हिसाब से उस टाइम पे भी लोग हुआ करते थे कि वो उत्सुकतापूर्ण ही यात्रा किया करते थे, क्योंकि नई नई चीज़ों की खोजने की उनकी उत्सुकता रहती थी। उसी प्रकार इन सभी यात्राओं के लोगों एक दूसरे के विचारों को जानने का भी अवसर मिला, क्योंकि जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो आपकी डाइवर्सिटी जो हमारी है या उनकी डाइवर्सिटी, तो आप उन चीज़ों को क्या है, डाइवर्सिटी जो विविधता है हमारी, उसको चीज़ों को क्या है, आप थोड़ा सा सीखेंगे, वो आपसे सीखेंगे, तो इसी प्रकार से एक दूसरे को जानने का अवसर भी मिला और वहाँ की नई नई चीज़ें भी सीखने को मिली। तो यहाँ की जो आपका उत्तर ये ऊपर आपका इसका उत्तर दिया है। लेकिन आज के लोग यात्रा क्यों करते हैं, यानी अब यहाँ तो जो आपका दिया है, यहाँ पे आपको लिख देना चाहिए हेडिंग टाइप में कि लोग उस टाइम पे लोग यात्रा क्यों करते थे, यानी कि क्यों करते थे यात्रा। ठीक है, यात्रा उस टाइम पे लोग क्यों करते थे, इसका यहाँ सारा कुछ दिया है कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी लोग यात्रा करते थे, सेनाओं से दूसरे विजय हासिल करने के लिए करते थे, व्यापारिक काफिले के इधर उधर किया करते थे, सामान इधर उधर से ले जाने, और उसके बाद और शिक्षा के लिए क्या करते थे, और उसके बाद रोचक स्थान खोजने के लिए करते थे। फिर आप मानचित्र एक में देखें, पहाड़ी, पर्वत, समुद्र एवं उपमहाद्वीप प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। ये तो सही है कि प्राकृतिक जो हमारी जो है पहाड़ियाँ हैं और समुद्र हैं, उपमहाद्वीप है, प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, जिसे उन्हें चाहा हुए ऐसा कर सके, ये पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। मतलब जैसा कि वो कहे कि वो कह रहे हैं कि पहले की चीज़ें क्या है, जो है सीमा पार करना उतना आसान नहीं होता था, क्योंकि पहाड़ियाँ होती थी और हमारे पास वैसी टेक्नोलॉजी नहीं होती थी कि हम पहाड़ को जो है क्रॉस कर सके, पर्वतों को क्रॉस कर सके, समुद्र को क्रॉस कर सकें। उस समय चीज़ें क्या, छोटी सी नाव होती थी, उस हिसाब से आपको पार करना होता था। तो उस प्रकार से उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन तब भी क्या चीज़ें उतना डिफिकल्ट नहीं थी, उन्होंने जो है पार किया और वो पर्वतों की ऊंचाइयों को भी छू सके, गहरे समुद्रों को भी पार कर सके। और उपमहाद्वीप के बाहर भी कुछ लोग यहाँ तक कि वहीं बस गए, मतलब वो लोग यात्रा भी करने गए और वहाँ पर क्या है, वो लोग वहीं पर क्या हुआ, बस गए। तो उस प्रकार से यह क्या कहा जा सकता है कि चीज़ें उतना डिफिकल्ट नहीं थी, चीज़ें डिफिकल्ट तो थी लेकिन लोग के लिए इतना चीज़ें डिफिकल्ट नहीं थी। तो लोगों के इस आवागमन में हमारी संस्कृतियों को, परंपराओं को समृद्ध भी किया। ठीक है, कई सौ वर्षों के लोग पत्थरों को तराशने और संगीत रचने तथा यहाँ तक भोजन बनाने के नए नए तरीके के बारे में एक दूसरे से विचार अपनाते रहे। क्योंकि आप चीज़ों को, जैसे मान लीजिए आप यहाँ से आप वहाँ जाएंगे, तो यहाँ बहुत सी चीज़ें आप इनका सीखेंगे या आपका सीखेंगे, तो उसी तरह के हिसाब से संगीत, गीत और जो खाना पीना, उस हिसाब से जो चीज़ें जो है डाइवर्सिटी हुई, विविधता हुई और चीज़ों को दूसरों को क्या हुआ, शेयरेबल हुई, यानी कि आप इनसे सीख लिए, इन्होंने आपसे सीख लिया। तो क्या चीज़ें, विचारों का जो है आदान प्रदान हुआ और वहाँ की जो चीज़ें जो थी आप सीखे, वो सीखे। तो उसी प्रकार से आगे चलते हैं, जो है देश का नाम, यानी कि अपने देश का नाम इंडिया यानी कि भारत कैसे हुआ। तो जैसे नामों का प्रयोग करते, इंडिया, इंडिया शब्द क्या है, इंडस से निकला हुआ है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। संस्कृत में क्या बोलते हैं, सिंधु। और अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगे तो उसके बाद आगे क्या, 2500 ईसा वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम के लोग, जो हमारे ईरानी आने वाले जो लोग थे, यूरोपीय व्यापारी, तो जो यूनानी जो लोग थे, इन्होंने क्या है, सिंधु को इंडोस यानी कि हिंदोस और इंदोस कहा, और इसी नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा, यानी कि जो हमारा जो भारत है, तो ये लोग जो है मानचित्र में देखते हैं कि यानी कि इधर से इन्होंने जो है उत्तर पश्चिम में स्थित चीज, इसको, इस भाग को क्या कहा, इंडिया कहा, सीधा सीधा क्या कहा, इंडिया कहा। तो किसने कहा, हमारे जो ईरानी थे, ठीक है, ईरानी ने कहा और यूनानी ने कहा, ठीक है, यूनानियों ने, ठीक है, क्योंकि ये इसको क्या बोलते थे, इंदोस बोलते थे, ठीक है, और हिंदोस बोलते थे। उसी हिसाब से अपभ्रंशता से क्या हुआ, ये सीधा सीधा क्या हो गया, इंडिया, ठीक है, इंडिया हो गया ये, समझ गया। और आगे चलते हैं फिर, ठीक है, और आगे चलते हैं। तो इंडिया हो गया। तो भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों ने, एक समूह उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों ने किया। इस तरह समूह में उल्लिखित संस्कृत का हमारा आरंभिक जो लगभग 3500 वर्ष पुराना कृति ऋग्वेद में मिलता है, इसका उल्लेख कृति ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग भी देश में किया जाने लगा, भारत, उसके बाद जो है भारत, ठीक है, इंडिया,
फिर इंडिया जो है ऐसे ऐसे क्या है अभ्रंशता हुई, ऐसे क्या है इंडिया हो गया। तो अब देखो अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, जैसे कि वहाँ चीज़ें हम लोग पहले पढ़ रहे थे कि हम कैसी चीज़ों को कैसे बारे में कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे पूर्वज क्या खाते पीते थे, क्या पहनते थे, उसी हिसाब से हमारी कुछ चीज़ें हैं। तो क्या है देखिए पहले इसमें क्या है, फर्स्टली आप क्या जान सकते हैं, यहाँ एक नंबर लिख देते हैं, ये क्या है एक लिखी गई कोई पुस्तकें हो आप उसको ढूंढ कर पढ़ सकते हैं। दूसरा क्या है, आप देखिए अब दूसरा क्या है कि अब अभिलेखों से पता, अब अभिलेखों के अध्ययन से पता कर सकते हैं, ठीक है। और थर्डली क्या है, कुछ अन्य 30 चीज़ें जो हमारी हों उनसे पता कर सकते हैं, कुछ वस्तुएं हों उससे पता कर सकते हैं, ठीक। और तीसरा क्या होगा, कोई जानवर हो उससे भी पता कर सकते हैं। चौथा क्या है कि जानवर चिड़िया है मछलियाँ उनसे चीज़ से पता चल जाता है कि लोग क्या खाते थे। इस प्रकार से अब आपको डिटेल्स में समझाते हैं क्या कैसा है, चार चीज़ों के हिसाब से। तो अतीत में जानकारी कई तरह की प्राप्त कर सकते हैं। इसमें एक तरीका है कि लिखी हुई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण इन्हें पांडुलिपि कहा जाता है, ठीक है। अब पांडुलिपि किसे कहते हैं, पांडुलिपि अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला एक मैन्युस्क्रिप्ट शब्द है। लैटिन शब्द है, यानी मेनू का अर्थ है, मेनू का अर्थ हाथ है से निकला है, यानी कि जो हमारा लैटिन शब्द से निकला है उसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है हाथ होता है। और ये पांडुलिपियां प्रायः ताम्रपत्रों यानी कि ताम्र पत्रों पर लिखी जाती थी, ठीक है। ताम्रपत्र, ताम्रपत्र और हिमालय के क्षेत्र में उगने वाला भूज नामक पेड़ से, जो हमारा जो ताम्रपत्र है भूज नामक जो है पेड़ की छाल से निकाला जाता था। क्या चीज, ये जो हमारे ताम्रपत्र हैं भुज नामक पौधे से निकाला जाता, विशेष प्रकार के भोजपत्र पर लिखी जाती है, जैसे आपको देख सकते हैं किस प्रकार लिखा है। तो ये ताम्रपत्रों की बनी एक पांडुलिपि का एक पृष्ठ है। एक पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उसके अलग अलग हिस्से को एक साथ बांध दिया जाता है तथा भोज पेड़ों की छाल से बनी किसी पांडुलिपि आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए इस तरीके से यहाँ किस तरीके से बनाए गए हैं कि देखो पेड़ों को कैसे काट के यहाँ छेद देते हैं और यहाँ कई जो है ऐसे टाइप के जो है छाल होते थे उनको बांध दिया जाता था इस प्रकार से। अब आगे चलते हैं। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़े भी खा जाते थे, ठीक, कुछ नष्ट हो जाती थी, अपने आप नष्ट हो जाती थी। इस अपने आप मतलब इन द सेंस ऑफ कीड़े खा गए और पानी बरसा भीग गई ऐसे कुछ स्थान पर, आप किसी स्थान पर नहीं रखे बचा के, तो उस प्रकार से फिर ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है। प्रायः पांडुलिपियां मंदिरों और बिहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों तथा राजाओं के जीवन, औषधियाँ, विज्ञान तथा इस प्रकार की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ कविताओं तथा नाटक भी हैं और उसमें कई संस्कृत में लिखे हुए हैं मिलते हैं, क्योंकि हमारे इस प्रकार से क्या हमारे महाकाव्य भी हैं, उसके बाद कविताएं भी मिलती हैं, नाटक भी मिलते हैं, इस वजह से कई हमारे महाकाव्य भी मिलते हैं। लेकिन क्या है उस टाइम पे जो है हमारी भाषा प्रचलित क्या थी, संस्कृत, तो क्या है संस्कृत में मिलते हैं। जबकि अन्य प्राकृत में मिलते हैं, क्योंकि हमारी क्षेत्रीय भाषा के हिसाब से वहाँ पे प्राकृत भाषा उस टाइम पे थी, प्राकृत भाषा ज़्यादा चलन में थी और उस क्षेत्र विशेष में तमिल भाषा ज़्यादा चलन में थी, तो उस हिसाब से तमिल में वहाँ लिखा गया और फिर प्राकृत भाषा में लिखा गया। और प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोगों के लिए करते थे, क्योंकि जैसे आजकल देखा जाए तो एक जैसे देखा जाए हिंदी जो है आप एक मानक भाषा है कि अधिकतर लोग बोलते हैं। उसके बाद कई बिहारी बोलते हैं, बिहारी भाषा में, बिहारी मतलब कि भोजपुरी भाषा बिहार के लोग, उस हिसाब से फिर हिंदी बोलते हैं। हिंदी में जो है बहुत लोग का प्रेफरेंस होता है, जैसे अवधी हो गई, ऐसे कई प्रकार की भाषाएं। उसी उसी हिसाब से वहाँ की जो है आम भाषा क्या थी, प्राकृत थी। आम भाषा क्या थी, प्राकृत थी। और सेकंड क्या है, अभिलेखों से अध्ययन कर सकते हैं। अभिलेख क्या है, लेख पत्थर पर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किया जाता है। उत्कीर्ण मतलब उकेर कर लिख देना किसी चीज को। कभी कभी शासक तथा अन्य लोग भी अपने आदेशों को इस उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग इन्हें देख सकें अथवा पढ़ सकें। इस पालन से कुछ प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनके राजाओं और रानियों के सहित अन्य स्त्रियों और पुरुषों ने भी अपने कार्यों को विवरण उत्कीर्ण करवाए। क्योंकि कुछ राजा जानते थे कि राजा चाहते थे कि हमारे जो कार्य हैं उनको लोग पढ़ सकें, देख सकें, तो क्या है वो पत्थरों पे क्या है ऐसे उत्कीर्ण करवा देते थे चीज़ों को। और ऐसे कई राजाओं ने किया। उदाहरण के लिए प्राय शासक की लड़ाइयों और अन्य चीज़ों में भी देखा जा सकता है। जैसे तो क्या है कि हमारे जो शासक तो लड़ाइयों में भी विजय अर्जित करते थे, तो क्या है चीज़ों पे पत्थरों पे उत्कीर्ण करा देते थे। अब यहाँ देखिए क्या लगभग 2250 वर्ष पुराना जो हमारा क्या है ये उत्कीर्ण हुआ पत्थर है। यह पुराना अभिलेख जो है वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ। यह अभिलेख अशोक अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण कराया गया था। इस शासक के विषय में आप कुछ 8 में पढ़ेंगे। जब कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जब कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख एक क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी और आर्मेयिक लिपि
नामक 2 लिपियों से भाषा है, क्योंकि हमारे जो अशोक के जो अभिलेख हैं उसमें जो है 3 भाषाओं का प्रयोग किया गया। जो आपकी 2 भाषाएं तो यूनानी है और अरमाइक है, एक भाषा और है, ठीक है, एक भाषा शायद अरबी है, ठीक है। और क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लिखने के कारण क्या थे, यानी लाभ क्या थे? थर्डली हम देखते हैं कि आप इससे सोच सकते हैं क्या कारण थे, क्या कठिनाइयाँ थी, आप अपने हिसाब से सोचिए। इसके अतिरिक्त अन्य जो है कई वस्तुएं हैं अतीत में, उनके हिसाब से भी हम प्रयोग कर सकते हैं कि क्या कैसे लोगों के बारे में जानकारी हम जुटा सकते हैं। तो इससे जैसे क्या चाहिए कि इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला पुरातत्व क्या पुरातात्विकविद कहते थे, पुरातात्विकविद कहते थे उसको, ठीक है। और पुरातात्विक पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों और अवशेषों का मूर्तियों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। और वो औजारें, हथियारों और बर्तनों और आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति की छानबीन में खुदाई भी करते हैं। और कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु से बनी हो सकती हैं। जैसे यहाँ कुछ देख लीजिए, ये आपकी वस्तुएं आप देख सकते हैं, ठीक है। यह प्राचीन नगर से प्राप्त है। इस तरह से पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। तथा दाएं दाएं पे बाएं में आप देख लीजिए, यहाँ पे बाएं आपका ये हो सकता है, ये आपका देख लीजिए, ठीक है। और ये क्या लिखा है, इस तरह सिक्कों का प्रयोग भी लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज का प्रयोग आने वाला सिक्का को, यह सिक्का कैसे भिन्न है, किस प्रकार ये भिन्न है? देखो पहले इस प्रकार से सिक्के होते थे, ठीक है, ये आगे का है और ये पीछे का है, किस प्रकार से देखिए, यहाँ कुछ शायद मोहर टाइप कुछ लगी हुई है, ठीक है। यहाँ देखिए किस प्रकार से डिजाइन बनी हुई है इस पे मटके पर, ठीक है, मृदभांड बोलते हैं इसको। पुरातात्विक जो है हमारे पोर्टली कहते हैं जानवर, चिड़िया तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इसमें यह जानने को भी मदद मिलती है कि हमारे अतीत के लोग खाते क्या थे, क्योंकि उस प्रकार से हम चीज़ों को अध्ययन कर सकते हैं। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो जले हुए रूप में भी बचे रहते हैं। क्या पुरातात्विक इनका बहुधा कपड़ों का अवशेष मिलते होंगे, आप इसको सोच सकते हैं। पांडुलिपियों तथा अभिलेखों के पुरातात्विक के ज्ञान जानकारियों के इतिहासकार प्राय स्रोत कहते हैं। इन सब चीज़ों को क्या बोलते हैं, जो हमारी चिड़ियाओं के जो अवशेष हैं या जो अभिलेख हैं, इनको क्या बोलते हैं, सीधा सीधा स्रोत बोलते हैं, ठीक है। इतिहासकार उन्हें कहते हैं, इतिहासकार उन्हें स्रोत कहते हैं, जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो क्या है, जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन चीज़ों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत के पुनर्निर्माण करते जाते हैं। तथा इतिहासकार तथा पुरातात्विक इन जासूसों की तरह हैं, तथा इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में अतीत को जानने का प्रयास किया जाए। इन सारी चीज़ों को जो है हम पाने के बाद एक अपने अतीत के बारे में चीज़ों को समझ सकते हैं। मैंने ऊपर बता रखा है कि इन चीज़ों से क्या गाना गाते थे, क्या कैसे, क्या उनकी जो विशेषताएं थी उस प्रकार से। तो आगे चलते हैं हम लोग जो है, अतीत एक अनेक, ठीक है। अतीत एक या अनेक, क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक में हमारे अतीत का ध्यान दिया है? यहाँ पर अतीत शब्द का बहुवचन प्रयोग किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने हो सकते हैं। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों जीवन, राजाओं तथा रानियों के जीवन के तथा व्यापारियों के जीवन, शिल्पकारों के लिए बहुत भिन्न भिन्न था। जैसा कि हम भी देखते हैं उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहार और रीति रिवाजों को पालन करते थे, क्योंकि हमारा देश बहुत डाइवर्सिफिकली है। उस हिसाब से इन चीज़ों को जो है समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारी चीज़ों में बहुत भारत में या हमारे उस तरीके से इतिहास में बहुत विविधता है। उसी हिसाब से हर चीज़ें क्या है, रीति रिवाजों को पालन करते थे। अलग व्यवहार है, जो हमारे व्यवहार और रीति रिवाज थे वो क्या है, बहुत बहुत डिफरेंट थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप में अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर तथा शिकार करके तथा फल फूल के संग्राहक द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्यापूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर होते हैं, ठीक है। तथा इस भेद के अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त अन्य तरह के भेद भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे उस तरह के शासक अपनी विजय का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उनके शासकों तथा उनके द्वारा लड़ाइयों के बारे में हम कुछ जानते हैं। जैसे जबकि शिकारी, मछुआरे तथा संग्राहक, कृषक, पशुपालक, आम आदमी प्रायः अपनी लेखा जोखा नहीं रखते थे। तथा पुरातात्विक की सहायता से हम उनके जीवन के बारे में जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष रह गया है। अब आगे हम समझते हैं कि तिथियां का मतलब क्या होता है। जैसे कि आप लोग यहाँ तिथि पढ़ रहे थे, अगर आपने कोई तिथि जो है के विषय में आप शायद उस दिन की तारीख या माह, जैसे 20 या इसी तरह से कोई वर्ष बताएंगे तो आप वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रचारक जो ईसा मसीह थे उसके हिसाब से हुई है।
ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 के आरंभिक बिंदु से मानते हुए तथा वर्तमान के पूर्व की तिथियों का उल्लेख करते हैं। मतलब आप समझिए कि जैसे कि आप यहाँ एक बिंदु मान लीजिए, ठीक है, आप यहाँ एक बिंदु जो है मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से ये ईसा मसीह का क्या है, ये जन्म है, ठीक है। अब इस इधर की जितनी सारी तिथियां होंगी ये क्या है, ईसा पूर्व होंगी, ईसा पूर्व होंगी, ठीक है। और इधर क्या है, इधर की सारी तिथियां होंगी जो ईसा के जन्म के बाद होंगी, ठीक है, जन्म के बाद होंगी। जैसे उस टाइम पे हम लोग देख रहे थे कि जो हमारी सिंधु नदी थी, ठीक है, सिंधु नदी पे लोग क्या है 4700 वर्ष पूरा रहते थे, लेकिन गंगा पे लोग कितना रहते थे 2700, ठीक है। तो ये 2700 यानी कि यहाँ पर लगभग आता होगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ के बीच में दूरियां कम है, यानी कि गंगा नदी के लोग बहुत, यानी कि ये पुराना ज़्यादा है, क्योंकि गंगा नदी इसमें 4700 वर्ष का डिफरेंस है, और इसमें क्या है, यहाँ जीरो से लगभग कितना 2700 वर्ष, ठीक है। तो उस हिसाब से ज़्यादा चीज़ें, यानी कि जो हमारा 4700 वर्ष है ये ज़्यादा पुराना है, ठीक है, ये ज़्यादा वर्ष है, और ये हमारा कितना है, ये कम है। तो यहाँ की चीज़ें यहाँ मतलब यहाँ से यहाँ चीज़ों की गैप कम है, तो इसका मतलब यहाँ पे चीज़ें जो है इसका कालक्रम भी कम है, और यहाँ इसका कालक्रम यानी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसी हिसाब से अब ऐसे यहाँ पे आप आगे बढ़ेंगे तो जैसे अब यहाँ पे आप 2000 आ गया, यानी कि हम लोग कितना चल रहे हैं 2000 मान लीजिए, ठीक है। अब 2000 साल इधर हो गया और 4700 ये, तो इसको जोड़ के कितना बन जाएगा, इसको जोड़ लीजिए तो क्या मतलब कितना बन जाएगा इसका, ठीक है, इधर उसके बाद 6 यानी कि 6700, यानी कि आपसे पूछा जाए सिंधु नदी में आरंभिक नगर का विकास कब हुआ, तो क्या हुआ 6700 वर्ष, समझ गए आप, इस प्रकार से है, ठीक है। आगे चल के थोड़ा सा और समझते हैं इसके बारे में। यहाँ जो है अंग्रेजी में इतिहास की तिथियां जो हमारी यहाँ इनको क्या बोलते हैं, सीधे सीधे इनको क्या बोलते हैं, बीसी बोलते हैं, बीसी, और हिंदी में ईसा पूर्व बोलते हैं, तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व बोलते हैं, ठीक है। और कभी कभी तिथियों को एडी बोलते हैं, एडी मतलब हिंदी में ई बोलते हैं, इसका मतलब है एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है, यानी कि लैटिन शब्द है हमारा एडी जो है, इसका तात्पर्य ईसा मसीह जन्म के वर्ष से है, ठीक है। कभी कभी ईडी की जगह सी, बीसी तथा बीसी का प्रयोग किया जाता है, ये सब कुछ कॉमन एरा, बीसी, बिफोर कॉमन एरा, इन सब के लिए प्रयोग होता है। इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व में अधिकांश देशों का कैलेंडर प्रयोग सामान्यतः, यानी कि सब सारे कैलेंडर जो हमारे एडी और बीसी और ऐसे शब्दों को मानते हैं, ठीक है। हालांकि भारत भी मानता है इस चीज़ों को। जैसे भारत में तिथियां के रूप में प्रयोग में लगभग 200 वर्षों के पूर्व आरंभ हुआ था, ठीक है। उसी प्रकार, ठीक है, कभी कभी अंग्रेज जो है बीपी अक्षरों का प्रयोग करते हैं जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले, ठीक है। तो इसी प्रकार है। और ये आगे चल के हम कुछ देखते हैं हमारे जो अन्य यंत्र है, जैसा कि आपने पहले अभिलेखों के कठोर सतहों पर उत्कीर्ण कराए जाते थे, इसके लिए कई अभिलेख जैसे कई सौ वर्ष पुराने हुआ करते थे, ठीक है। सभी अभिलेखों और लिपियां तथा भाषाओं का प्रयोग हुआ करता था, ठीक है, करता है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाएं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान कैसे जान पाते हैं कि क्या हुआ था, अज्ञात, यानी इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की प्रक्रिया के द्वारा लगाया जा सकता है, ठीक है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने के लिए प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अमेरिका यानी कि उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है, ठीक है। अब यहाँ देखिए कुछ जो हमारे लगभग 5,000 वर्ष को राजा रानी रहते थे, ठीक है। तो यहाँ मिस्र के उत्तरी तट पर रेसेटा नामक एक कस्बा था। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भाषाओं में लिपियों में लिखा गया, ठीक है। यूनानी, मिस्री लिपि और 2 प्रकार में, ठीक है। कुछ ऐसे विद्वान यूनानी भाषा जो पढ़ सकते थे उन्होंने बताया कि राजा और रानी के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसके कारतूस कहाँ, यानी कि इसको कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों यूनानी और मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों का समानार्थक दुनिया की पहचान की, जैसा कि आप देख सकते हैं एल अक्षर का शेर से प्रदर्शित किया गया है, देखिए आप यहाँ, यानी कि यहाँ एल अक्षर जो हमारा है इसे शेर से प्रदर्शित किया गया, ठीक है। और ये देखिए चाहिए, और फिर ए अक्षर किससे प्रदर्शित किया गया, चिड़िया को प्रदर्शित किया गया है। एक बार उन्होंने यह ज्ञान जान लिया कि विभिन्न अक्षर किन के लिए प्रयुक्त हुए तो आसानी से अन्य तरीकों को पढ़ सके, ठीक है। अब देखिए ये ए अक्षर क्या है, ए अक्षर यानी कि चिड़िया को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से जो है चीज़ों को समझ सकते हैं विद्वान।
अब देखिए, कल्पना करें तुम्हें एक पुरातात्विक साक्षात्कार यानी कि आपको इंटरव्यू लेना है, ठीक है, इंटरव्यू लेना है। तो तुम उन 5 प्रश्नों की एक सूची तैयार करो जिन्हें तुम पुरातात्विकविद से पूछना चाहोगे, ठीक है। तो आपका ये कंप्लीट हो गया चैप्टर। थैंक्स यू। और आपको ऐसे ही आगे के चैप्टर्स की वीडियो मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।